हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 190 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 191 है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और आपको इसे किस तरीके से लिखना चाहिए था या इसमें किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। प्रश्न का उत्तर हम चेक करें इससे पहले दो इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप में से कोई अन्य अभ्यर्थी ये बिल्कुल भी ना सोचे कि अगर आप ऐसी रूलिंग वाली कॉपी में हमें लिखकर दिखाएंगे तो हम आपका उत्तर चेक करेंगे, जब तक कि आपका कोई जेन्युइन रीज़न नहीं होगा। यहाँ पे बात यह है कि इन अभ्यर्थी महोदय ने हमें पर्सनली मैसेज करके स्पष्ट कर दिया है कि ये कोविड-19 के पेंडेमिक के कारण अपने घर आए हुए हैं, जिस कारण स्टेशनरी की शॉप बंद है और इनके पास इनकी जितनी भी सामग्री है वो इनके दूसरे फ्लैट में रखी हुई है। तो इसलिए ये अपनी आंसर राइटिंग के रिदम को रुकने न देने के कारण इस कॉपी में लिख रहे हैं। तो हमने इनको ये परमिशन दे दी है कि ठीक है, आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप में से जिन बच्चों के पास A4 की कॉपी है तो प्लीज़ आप उसी में ही लिखिएगा, क्योंकि ये आपके भले के लिए है। अगर आप उसमें नहीं लिखेंगे तो आप यकीन मानिए यूपीएससी की कॉपी में फिर आप लिखने की आदत नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हम इनकी मजबूरी के कारण इस प्रश्न के उत्तर को चेक कर रहे हैं, नहीं तो हम आपकी A4 की कॉपी में ही आंसर चेक करेंगे, अदर में नहीं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी आपका अगर रीज़न जेन्युइन है तो आप हमें पहले पर्सनली मैसेज करें, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कॉपी हमें चेक कराइए। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं आखिरकार आपका प्रश्न है क्या। आपका प्रश्न है, पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित सामाजिक और राजनीतिक आयामों का प्रत्यक्ष पता तो नहीं देते, वे ये तो बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति विनगरीकरण के क्रमिक प्रक्रम से गुजरी थी। टीका कीजिए। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम आपका उत्तर पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रश्न को इनकोड करेंगे। आपका प्रश्न है, आपने उत्तर लिखा है, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु क्षेत्र में थी। ये प्रथम नगरीय विकसित संस्कृति थी। ये 18 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण है, परंतु सही कारण पता अभी तक नहीं चला है। हड़प्पा सभ्यता के केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, परंतु साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता आपसे ऐतिहासिक काल से संबंधित है, यहाँ आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। यहाँ लेखन कला थी पर अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। हड़प्पा के पतन के सामाजिक और राजनीतिक आयाम नहीं थे। देखिए, मैं ये जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ ना, क्योंकि आपका आंसर है तो इसलिए मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं आपको धीरे ही बताऊंगा जब सजेशन बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आप भी देख रहे हो और वैसे भी दूसरों के पढ़ने में कहाँ किसी को मज़ा आता है। मतलब आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, जो लोग देख रहे होंगे जिनका आंसर है उनके सिवा। बाकी हमें तो आप कितना भी पढ़ाइए मज़ा ही आता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे, युद्ध नहीं होते थे। हड़प्पा सभ्यता में केंद्रीय सत्ता नहीं रही होगी, इतिहासकारों का मानना है। हड़प्पा में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं दिखती, हालांकि 2 नगरों में विभक्त थे, दुर्ग और निष्ठा नगर। सामाजिक स्तर पर उनमें कोई भेदभाव नहीं था। हड़प्पा में युद्ध के प्रमाण नहीं मिलते। हड़प्पा सभ्यता में कोई जमीन के लिए नहीं लड़ते, वे शांतिप्रिय लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्रोतों में हथियार युद्ध के शस्त्र नहीं मिलते। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण विकेंद्रीकरण, बाढ़, हड़प्पा नदी के किनारे बसी सिंधु, झेलम, सतलज, व्यास, रावी सरस्वती के किनारे थी। सरस्वती नदी में बाढ़ आने के कारण सभ्यता का अंत हुआ। व्यापार वृद्धि, विनगरीकरण। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया के साथ कीमती पत्थर अन्य चीज़ों का व्यापार करती थी। मेसोपोटामिया दूर था और वहाँ के राजा ने हड़प्पा के साथ व्यापार बंद कर दिया, जिससे व्यापारी, शिल्पकार, कारीगरों की आय प्रभावित हुई। लोगों को शहर छोड़कर गांव बसना पड़ा। विनगरीकरण हुआ, शहर गांव में बदल गए। सूखा। हड़प्पा सभ्यता के समय काल में अधिक समय तक बारिश न होने के कारण खेती नहीं हुई। हड़प्पा की खेती पर आधारित थी। अन्नागार में धान की कमी, लोग भूख के कारण मर गए। स्थानांतर होना चाहिए। अन्य घटकों के कारण हड़प्पा लोगों ने स्थानांतरण करके गंगा क्षेत्र में बस गए, यह मानना है, परंतु इतिहासकार अनेक से इसे अमान्य है। निष्कर्ष, हड़प्पा सभ्यता का पतन विनगरी के कारण हुआ, न कि सामाजिक व राजनीतिक कारणों के। हड़प्पा के समकालीन अनेक संस्कृतियों के पतन विनगरीकरण के कारण हुआ, जिससे आहार व जोरवे संस्कृति। देखो यहाँ पे एक बात बताएं आपको, उत्तर आपने लिखा है लेकिन वास्तव में प्रश्न की डिमांड के तो अनुकूल है ही नहीं, वो तो एक अलग क्वेश्चन हो गया।
दूसरी बात यह है कि जो आपने तथ्यों का समावेश किया ना वो भी आपस में काउंटरवर्सी है। रीजन ये कि आपको ये पता नहीं है, शायद नहीं पता ही होगा, तभी आप ऐसी बातें लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं स्पष्ट तौर पे, जब आप लोग उत्तर लिखकर भेजते हैं ना तो ये बिल्कुल मत सोचा करिए कि आपको उत्तर लेखन करना क्यों नहीं आता। इसका सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि आपको उत्तर लेखन करना नहीं आता, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उस टॉपिक को आपको किसी ने सही से समझाया ही नहीं। अर्थात अगर उस टॉपिक को आपको कोई सही से समझा देता, अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर देता, तो आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चिंता मत करिएगा कि अगर आपने उत्तर ये लिखा और ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं था, गलत हो गया, तो ठीक है, हो जाने दो गलत, क्योंकि आपको पता नहीं था। हाँ, अब अगर हम आपको ये बता दें, पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, उसके बाद अगर आपसे उत्तर नहीं लिखा जा रहा और आप फालतू की बातें लिख दे रहे, तब आप अपनी गलती मानना। लेकिन ऐसे अपनी गलती बिल्कुल भी मत मानना, ऐसे समझना कि हमको तो पता ही नहीं था। सपोज कीजिए कोई हमसे अगर ये कह दे कि सर आप ब्यूटी पार्लर चला सकते हो, तो हम कैसे चला सकते हैं, हमको तो आते ही नहीं, थ्रेडिंग करनी भी नहीं आती, समझ गए। तो आप ऐसे चीज़ें समझ सकते हो, जिस चीज़ का हमें नहीं पता है उसके बारे में हम गलती नहीं माननी चाहिए अपनी। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा, निराश बिल्कुल मत होइए कि आपको उत्तर लेखन ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि आते ही नहीं था, किसी किताब में अच्छा सा उत्तर दिया नहीं है, कोई घटना ही नहीं दी है। ठीक, एक और बात, अब जब नहीं आता है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें। जैसे संस्कृति का संबंध वास्तव में गांवों से होता है और गांव कभी नगर नहीं होते। ठीक, तो अब आपने यहाँ पे अगर लिख दिया विनगरीकरण के कारण हुआ, तो मतलब यही दर्शाता है कि आहार व जोरवे नगरीकरण के केंद्र थे, इसलिए वो विनगरीकरण में हो गए, तो गलत हो जाएगा। समझ गए। सभ्यता उसे कहते हैं जो सिटी से रिलेटेड होती है, नगरों से रिलेटेड। संस्कृति उसे कहते हैं जो गांवों से रिलेटेड होती है। ऋग्वैदिक संस्कृति बोलते हैं, वैदिक संस्कृति बोलते हैं, ना कि वैदिक सभ्यता हम बोलते हैं। हाँ, ये बात अलग है, कुछ हिस्टोरियन वैदिक सभ्यता लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 606 शताब्दी ईसा पूर्व तक आती है, जब वो द्वितीय नगरीकरण की बात करती है, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मोटे तौर पर डिवाइडेशन ऐसे ही होता है कि संस्कृति गांव को रिप्रेजेंट करती है और सभ्यता सिटी को। इतनी बातें आप समझ गए। खैर, हमारा ये डिबेट और डिस्कस का पोर्शन ही नहीं है। आपको इतने सारे कारण नहीं बताने और इतना डिस्कस करके नहीं बताना है। आपको इसमें यह भी नहीं बताना कि 2500 और 1500 तक। पहली बात तो ये टाइमलाइन गलत है, 2500 1500 नहीं है। जो ऑथेंटिक जो सबसे ज़्यादा मान है वो है 2250 से 1750। ऑथेंटिक जो है, जिसको प्रूफ किया गया है, तो आप उसे ही लिखें। ठीक है, क्योंकि 1500 इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि 1750 से 1500 के मध्य ये 200 वर्षों का गैप है, और इसी 200 वर्षों में दुनिया भर के फिल्मकार या दुनिया भर के आध्यात्मिक गुरु इसी पे फिल्में बनाते हैं। जैसे आप हमेशा पढ़ते हो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले 800 से 600 बीसी, तो 800 से 600 बीसी का जो टाइम पीरियड होता है ये सूत्र काल के अंतर्गत आता है। इसे भी कहीं पे मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है, वो तो एंशिएंट इंडिया जब ऑप्शन पढ़ाएंगे हम, तो वहाँ पे आपको हम डिटेल में बताएंगे, बट अभी हम आपको ये चीज़ें बता दी है। ठीक, 18 लाख वर्ग किलोमीटर में है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये कुछ नहीं लिखना है आपको। भूमिका तो बिल्कुल भी ऐसे प्रश्नों में नहीं बनानी होती है। ठीक है, क्यों नहीं बनानी होती, इसका सबसे बड़ा रीजन आपको मैं बताऊं। 15 नंबर का आपका प्रश्न है, 225 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, 225 शब्दों में लिखना है। प्रश्न इतना बड़ा है, ऑलरेडी प्रश्न में 3 खंड की डिमांड हो जाती है कि पहले आप इसे इनकोड करें पूरी तरीके से, फिर आप इसको विश्लेषित करें और फिर आप निष्कर्ष दें। तो हमारे 225 शब्द तो उसी में हो जाते हैं। 100 पहले पैरा में हो जाते हैं, 100 दूसरे पैरा में, 25 निष्कर्ष में। तो हमें फिर भूमिका लिखनी ही नहीं चाहिए। समझ गए। जैसे आपको अगर ये पता चल जाए कि आज आपकी ज़िंदगी का अंतिम दिन है, तो आप सबसे पहले उन लोगों से माफ़ी मांगेंगे जिनका अभी आपने हाल ही में कुछ नुकसान किया है। हालांकि ना तो आपकी ज़िंदगी का अंतिम दिन है और ना ही आप किसी से माफ़ी मांगने जा रहे हैं, लेकिन करेंगे तो यही ना। ऐसा थोड़ा ना कहेंगे नहीं आज हम पावरी करते हैं, पार्टी करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर। तो अब हम पहले इस प्रश्न को इनकोड करते हैं और आपको पूरा डिटेल में इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। बाकी जब हम हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न आपका है क्या? पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित सामाजिक और राजनीतिक आयामों का प्रत्यक्ष पता तो नहीं देते। अब यहीं पे रुक जाइए।
आप जब पढ़ते हो किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति के बारे में, तो हमें जब स्रोतों को पढ़ना होता है तो दो तरीके के स्रोत आते हैं, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। ठीक है, यहाँ ये क्या कह रहा है कि पुरातात्विक साक्ष्य पतन का कोई सामाजिक और राजनीतिक कारण नहीं देते। मतलब पुरातात्विक स्रोतों का मतलब क्या है कि हमें पुरातात्विक स्रोतों से ये नहीं पता चलता कि इनके पास हथियार होते थे, हमें ये नहीं पता चलता कब्रगाहों से कि बड़े स्तर पर युद्ध हुआ था, हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे एक कोई पॉलिटिकल बॉडी रही होगी जो इन सबको गाइड करती होगी, इन सबको नेतृत्व प्रदान करती होगी। समझ गए? यानी कि पुरातत्व स्रोतों से हमें ये नहीं पता चलता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरी बात क्या कह रहा, उसी के पैरेलल वे ये तो बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति विनगरीकरण के क्रमिक प्रक्रम से गुजरी थी। मतलब ये तो नहीं बता पा रहे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सामाजिक और कोई राजनीतिक कारण रहा होगा, जबकि वो ये जरूर बता दे रहे कि हड़प्पा सभ्यता का जो मूल कारण था वो आर्थिक था, अर्थात उनका जो नगरीकरण था वो धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगा, वो धीरे धीरे एक तरीके से पतन के प्रक्रम की ओर जाने लगा। इतनी बातें समझ गए? मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप समझो, जब हम पढ़ते हैं ना कि कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सांस्कृतिक कारण। इसने कह दिया कि सामाजिक और राजनीतिक तो साहब हमें नहीं पता चल रहा, संस्कृति का इसने जिक्र ही नहीं किया। ठीक, और आर्थिक कारण के रूप में आर्थिक वर्ड का उपयोग न करके इसने विनगरीकरण दे दिया। मतलब नगरीकरण क्या होता है कि नगरों का निर्माण होना, संपन्नता आना और लोगों की जीवन शैली में एक तरीके का विकास होना। विनगरीकरण अपोजिट होता है, मतलब जो नगर थे अब वो पतन की ओर जाने लगे, माने कि नगर जो थे अब वो अधिशेष में या एक तरीके से आप कह सकते हो खंडहर में तब्दील होने लगे। समझ गए? इस चीज को कहते हैं विनगरीकरण। तो अब आप ये समझ गए कि ये क्या कहना चाह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो कारण था वो विनगरीकरण था। अब यहाँ पे रुकना, क्या रुकोगे? अब आपको ये तो क्लियर हो गया ना आंसर। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिस्टोरियन ने अगर ये बात कही है विनगरीकरण, तो तथ्य भी दिया होगा। वो तथ्य आपको पता हो तभी तो आप उत्तर लिख पाओगे, और तथ्य आपको सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलता। इसके लिए आपको उपिंदर सिंह की बुक पढ़नी पड़ती है ऑप्शनल में, या किसी बेहतर संस्थान में अपनी तैयारी करनी पड़ती है। हम जब आपको एंसेंट इंडिया पढ़ाते हैं तो लगभग 60 से 70 बुक को कंपाइल कर देते हैं, जिसमें लगभग 30 किताबें खासतौर पर इंग्लिश मीडियम की होती हैं जो कि वर्ल्ड लेवल की फेमस बुक हैं, और हिंदी मीडियम की 1-2 बुक को हम कंपाइल करते हैं। बाकी अधिकांश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की या कहीं अदर या डीयू की या रिसर्च पेपर कई सारे उनको कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो वो तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, बट यहाँ पे हम उस चीज़ को ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करेंगे? ये वास्तव में तर्क इसलिए दे रहे हैं, एक है क्या कहते हैं इनके तर्क का कारण क्या है कि आखिरकार हड़प्पा सभ्यता विनगरी प्रक्रम से कैसे गुजरी। इनका कहना है कि साहब परिपक्व जब हड़प्पा काल था, हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण माने जाते हैं। ठीक है, आरंभिक हड़प्पा जिसको प्रारंभिक हड़प्पा कहते हैं, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। उत्तर का मतलब अंतिम अधिशेष वाली स्थिति, प्रारंभिक या पूर्व या आरंभिक का मतलब शुरू हुई है संस्कृतियों के मेल से बनने की, और परिपक्व का मतलब मैच्योर, जैसे जब आप बचपन में पैदा हुए थे तो वो थे प्रारंभिक, इस समय आप थोड़े बहुत परिपक्व हैं, जब आपका विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, तब आप परिपक्व माने जाते हैं, मैच्योर कहा जाता है। और जब आपका बुढ़ापा आ जाएगा, ठोकरें खाने लगेंगे, हालांकि ऐसा होगा नहीं, इमेजिन करिए बस। ठीक है, तो उसको कहते हैं उत्तर हड़प्पा। ठीक है, तो ऐसे आप ये समझ गए। अब यहाँ पे इसने कहा है क्या, परिपक्व हड़प्पा को इसने बेस बनाया। इसने कहा है साहब परिपक्व हड़प्पा काल में जो नगर थे, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे कालीबंगा हो, लोथल हो, या फिर सुरकोटदा हो, या फिर सुतगांगेडोर हो, या फिर एक तरीके से मुंडीगाक हो, या सोतरघुई हो, ये सब के सब नगर काफी डेवलप थे, लेकिन समय के बदलते प्रक्रम के अनुरूप इनकी महत्ता कम होने लगी, और इसका प्रमाण हमें मिलता है चोलिस्तान से। चोलिस्तान में 40% से ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्क होता था परिपक्व काल में, लेकिन उत्तर हड़प्पा काल तक आते आते इसमें केवल 17% तक औद्योगिक काम बचा रह गया।
यानी कि उस इंडस्ट्रियल एरा के डेवलपमेंट में ह्रास हुआ और इससे हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता विनगरीकरण के प्रक्रम से गुजरी, जिस कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। इतनी बातें आप लिख देंगे पहले पैरा में। फिर आप अब इसके काउंटरवर्सी करेंगे कि साहब स्मरणीय हो, ये बात ठीक है कि चोलिस्तान जैसे जो परिपक्व हड़प्पा में नगर थे उनका ह्रास उत्तर हड़प्पा तक होने लगा, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो केवल और केवल हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए विनगरीकरण का प्रोसेस ही जिम्मेदार नहीं था, बल्कि अन्य कारण भी जिम्मेदार थे। अब यहाँ पे अन्य को आप बता देंगे, ठीक। और जब अन्य बताएंगे तो उनको लिखेंगे नहीं डिटेल में। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वहाँ पे फिर गलती हो जाएगी आपको, क्योंकि प्रश्न अन्य पे नहीं पूछा है, इसी को आपसे एनालिसिस करने को पूछा है। तो आप बता देंगे कि अन्य कारण भी जिम्मेदार थे, क्योंकि जिस विनगरीकरण की प्रक्रिया को आप पतन का कारण मानते हो, वास्तव में उसी विनगरीकरण प्रक्रिया के समानांतर ही एक नगरीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, अर्थात नवीन नगरों का उत्थान हो रहा था। जैसे शुरू में तो मोहनजोदड़ो काफी इंपॉर्टेंट था, सोतरघुई काफी इंपॉर्टेंट था, मुंडीगाग काफी इंपॉर्टेंट था, लोथल काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन आगे चलकर कुल्ली इंपॉर्टेंट हो गया, आगे चलकर वहां पे कालीबंगा इंपॉर्टेंट हो गया, आगे चलकर उसमें सोतरघुई की अपेक्षा सुतकांगेडोर इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब धीरे धीरे दूसरे का डेवलपमेंट होने लगा। ऐसे आप समझिए कि जैसे एक समय था गुड़गांव को कोई नहीं पूछता था, एक समय था कि नोएडा को कोई नहीं पूछता था, बेंगलोर को कोई नहीं पूछता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट होने लगा। अब जब नोएडा का डेवलपमेंट हो गया, ध्यान देना, जब नोएडा का डेवलपमेंट हो गया तो लोग अब क्या नोएडा की ओर जाते हैं? नहीं, अब कहाँ जाते हैं? ग्रेटर नोएडा में, ठीक। अब ग्रेटर नोएडा जब डेवलप हो गया, अब लोग कहाँ जाएंगे आगे? गिफ्ट सिटी, गुजरात की गिफ्ट सिटी में। वहाँ जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे? कोई और नया हेवन पैलेस बनाया जाएगा तो वहाँ जाएंगे। कहने का मतलब क्या होता है कि एक स्थिति आती है जिसमें वहाँ के पैरेलल ही तो नगर नए बसने लगते हैं। जैसे एक महत्ता एक समय थी चंडीगढ़ की, एक समय महत्ता थी मुखर्जी नगर की, ओल्ड राजेंद्र नगर की। ओल्ड राजेंद्र नगर को ओल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ओल्ड हो गया, यानी कि परिपक्व अवस्था से उत्तर में आ गया। लेकिन क्या राजेंद्र नगर की महत्ता खत्म हो गई? न्यू राजेंद्र नगर बस गया। समझ गए? ऐसे आप सोचा करिए, ऐसे जब थिंकिंग करेंगे ना तो उत्तर आपका हो जाएगा। अब आपने ये लिख दिया, हाँ। अब यहाँ पे जब आपने ये लिख दिया कि हाँ उसके पैरेलल ये समांतर चल रही थी, तो निष्कर्ष क्या देंगे? निष्कर्ष बहुत संभल के देना होता है, क्योंकि इसमें अभी कोई निष्कर्ष आता नहीं है। तो आप निष्कर्ष ये दे देंगे, ये बात ठीक है कि वहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल की तरह उतनी परिपक्व व्यापारिक गतिविधियाँ नहीं होती थी या उतनी तीव्र नहीं होती थी, लेकिन ये बात भी ठीक है कि उतनी कम भी नहीं होती थी, अर्थात उसी के समानांतर रहती थी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कोई एक कारण न होकर बल्कि कई सारी भौगोलिक संक्रियाओं का संयोजक एक प्रारूप था या उनका मेलजोल का रूप था, अर्थात कई सारी प्रक्रियाओं ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता को पतन की ओर उन्मुख किया। हालांकि अभी भी इस पर रिसर्च की जानी बाकी है। ये लास्ट लाइन डाल दो कि अभी रिसर्च की जानी बाकी है, और रिसर्च तो हो ही रही है, रिसर्च तो आगे जिंदगी तक होती रहेगी। तो इससे एग्जामिनर को क्या लगता है? इससे एग्जामिनर को लगता है कि आपका उत्तर वे फॉरवर्ड है, यानी कि आपको जहां तक पता था वहां तक जानकारी दे दी। यानी कि आपके सामने अगर जीवन में आप जब कलेक्टर बन गए, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई और आपसे कहा गया कि क्या आप नैनो पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं, तो जितना आपको नैनो पार्टिकल्स के बारे में पता है उतना आप उस समय बता देंगे कमिश्नर की मीटिंग में, ठीक। लेकिन अगर उसने आपसे कह दिया कि नैनो पार्टिकल्स का क्या आप हेल्थ सेक्टर में उपयोग कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर अभी इस पर रिसर्च की जानी बाकी है। हालांकि कई सारे ऐसे रिसर्च पेपर सामने आए हैं जिसमें नैनो पार्टिकल्स का उपयोग आर्गन को ट्रांसप्लांट करने में या आर्गन्स के अंदर कई सारी डिजीज छिपी होने में उनको मदद करते हैं। हालांकि ये डॉक्टरों की राय है, डॉक्टरों से पूछकर हमें इस पर डिस्कस करना चाहिए। तो कमिश्नर को क्या लगा, यानी कि ये इंटरेस्ट ले रहा है, कमिश्नर को लगा कि अच्छा इसको थोड़ा सा पता है, और जहाँ नहीं पता है वहाँ अपनी गलती मान ले रहा है। यानी कि आप एक पब्लिक एस्पायरेंट की तरह एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हो, जहाँ आपको पता होगा वहाँ अपनी गलती मानोगे, जहाँ नहीं पता होगा वहाँ चुप हो जाओगे, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसी से आपका आंसर वास्तव में आपको तैयार नहीं करता, आपका आंसर आपको एक यूपीएससी एस्पायरेंट से एक यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको इस पूरे उत्तर को काफ़ी डिटेल में समझ में आया होगा। बाकी जब हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। एक बात यहाँ पे और बता दें कि आप लोगों के दिमाग में एक और चल रहा होगा कि सर नगरीकरण ने कैसे हड़प्पा सभ्यता को डेवलप किया। तो देखिए बात सिंपल सी है, हालांकि हमने एक आंसर में आपको बता दिया है बट फिर भी बता देते हैं कि देखो कृषि के सरप्लस ने हड़प्पा में क्या किया, शिल्प उद्योग को प्रमोट किया और शिल्प उद्योग के विविधीकृत और विशेषीकृत प्रारूप ने उनके बाजार को प्रमोट किया, यानी कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया। व्यापार वाणिज्य के बढ़ावे ने उनको सुदूर पूर्व से सुदूर पश्चिम सुदूर दक्षिण तक जोड़ने का काम किया, जिसमें आप बिलमुन माकन मेलुआ के जहाज़ों की चर्चा को आप सुनते रहते होंगे कि वो बोलते हैं कि मेलुआ वास्तव में हड़प्पा को कहा जाता था कि मेलुआ के जहाज हमारे यहाँ लंगर डालते हैं। ठीक है, साथ में आपको ये जब चीज़ें पता चल जाती हैं तो क्या होता है कि वहाँ से जब अंता व्यापार के साथ साथ जब बा व्यापार होने लगा तो समृद्धि आने लगी, इनका शिल्प प्रमोट होने लगा, व्यापार बढ़ने लगा। तो इन्होंने सोचा कि हम अपने जीवन को और बेहतर बनाएं, खाने पीने की वस्तुओं को अच्छा करें, पोषक वस्तुओं को खाएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी सौंदर्यता की वस्तुओं को रखें, साफ सफाई में रहें, नौकर चाकर रखें। तो इससे वहाँ पे क्या हुआ, नगरीकरण आया। नगरीकरण एक प्रोसेस था, एक प्रक्रिया थी, कोई एक दिन में बनने वाली घटना नहीं थी बल्कि कई वर्षों का यह परिणाम थी। समझ गए, इसी से नगरीकरण आया। अब इन्होंने कहा कि नगरीकरण खत्म हो गया तो यानी कि व्यापार वाणिज्य का संबंध टूटा होगा, यानी कि इनका शिल्प कमजोर हुआ होगा, शिल्प के साथ साथ कृषि में अधिशेष कम हुआ होगा, अधिशेष के साथ साथ इनके पास केवल उतना ही बचता होगा जितना ये खा सकें। इसको कहते हैं विनगरीकरण। मतलब नगरीकरण में कृषि के अधिशेष से शुरू हुआ और व्यापार वाणिज्य की समृद्धि तक पहुंचा। विनगरीकरण में व्यापार समृद्धि के पतन से लेके कृषि के सीमित उत्पादन तक रह गया। समझ गए, ये डिफरेंस होता है। बाकी डिटेल में आप हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास में हमारे साथ करिएगा, बहुत जल्द शुरू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। देखते हैं आप अपना अगला प्रश्न क्या भेजते हैं।